Well, hi, this is RJ Apurva from 94.3 My FM, and My FM welcomes Dr. Manish Rajput, diabetic food preserving specialist, interventional and endovascular specialist, Rajasthan Hospital, Jaipur. A very warm welcome to you, sir. Thank you so much, Apurva ji, and I bring warm greetings from my entire team, Interventional Radiology and Rajasthan Hospital. Thank you so much. कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. इफ एनी वन ऑफ यू इज अ डायबिटिक पेशेंट, ये इंटरव्यू आपके लिए ही है, तो प्लीज ध्यान से सुने हमारी बातें. तो एक रिनाउंड डॉक्टर तो है ही, उसी के साथ साथ सर आप राइटर भी हैं, पोएट भी हैं. तो सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रिलेटेड है कि आपके अंदर ये वाला जो पैशन है ये कैसे आया? आप एक डॉक्टर है उसके बीच में. ये जो शौक है ये मुझे मेरे पिताजी से आया. वो काफी अच्छा राइटर है, काफी अच्छी पोइट्री लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, और टाइम कम मिलता है तो अकेलेपन में ये सारी चीजें बड़े आराम से कर सकता हूँ. क्या बात है. तो सर हमसे भी शेयर करिए एटलीस्ट एक पोएम तो आप. ओके जी. So I was in 12th standard 1999. 1 जनवरी का डे था और मैं हमारा घर जो है वो 2 फ्लोर का है. तो नीचे जो है एक बच्चा आया और वो आकर के जो है भीख मांग रहा था गेट पर आकर के. सो बेसिकली इट वाज अ लाइव पोएट्री जो मैंने उसी इंसिडेंस के जस्ट इमीडिएटली बात लिखी थी सेम डे. उसमें से कुछ लाइंस आपको सुनाता हूँ जी. कि ओ हमें भिखारी कहने वालों, ओ हमें कबाड़ी कहने वालों, हम हैं समान तुम्हारे बच्चों के, बस अंतर इतना है, बस अंतर इतना है कि चाट का दोना है ट्रांसफर होकर आता और बाप मेरा है मुझे घूरे से कपड़े लाता. और तो और बिल नहीं देते हम बिजली का, बिल नहीं देते हम मकान का, बिल नहीं देते हम पानी का, क्योंकि रहते सड़क खंबे के नीचे गड्ढों के पास. फिर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि मैं पूछता हूँ कि लिखने से अब क्या होगा? अब लिखना नहीं, अब कुछ करना होगा. पर करें क्या? कौन करे शुरुआत? यही तो है मुसीबत की बात. और मैं तो खुद ही बेबस हूँ. मैं क्या कर सकता हूँ? तो देख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पर कर क्या खा सकता हूँ? मैं उस बच्चे को समझा रहा था. उसके बाद अंत में एक आवाज आई कि नहीं चाहिए तेरी भीख, नहीं चाहिए तेरी सीख, रोटी नहीं भाषण देता. और फिर मैंने नीचे देखा तो उसका निकम्मा बाप बोला कि चल बेटे और कहीं भीख मांग. बाप के जाने के बाद वो बच्चा मुझसे बोला कि बाबूजी, हम भूखे हैं प्यार के, दुलार के, सहानुभूति के. प से पैसा नहीं, प से प्यार दे दो और 2.5 अक्षरों का दुलार दे दो बाबूजी. हमें जरूरत नहीं भीख की, हमें जरूरत है सीख की. दे दो हमें सहानुभूति की अनुभूति, करुणा का एक किरण कण, आश्वासन का एक मौन संकेत, सहारे की एक पतली सी उंगली. और सर्वप्रथम आप ही हटाइए हम बच्चों के भविष्य की काली बदली, काली बदली, काली बदली. अमेजिंग सर, अमेजिंग. मैं आपके लिए ताली बजाना चाहूंगी. एंड आई ऑनेस्टली कांट बिलीव कि सर ये आपने 9th क्लास में लिखी. नहीं, आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड. 11th क्लास में. बट स्टिल 11th क्लास में भी सर इतना डीपली सोचना और इतने प्रिसाइज्ड वर्ड्स यूज करना इज अ वेरी बिग थिंग. आई लव्ड इट. जी जी जी. ठीक है सर, तो अब हम मेन टॉपिक की ओर चलते हैं. जी. तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एग्जैक्टली पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होता क्या है? राइट. पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो है पैड भी कहते हैं, पीएडी. ये बेसिकली नसों के अंदर, स्पेशली जो हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी की बीमारी होती है. आर्टरी एक ब्लड वेसल का टाइप होता है जो कि हार्ट से, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, और वो आर्टरी इज अ चैनल. वो आर्टरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में, ऑर्गन्स में, हाथ में, पैर में ब्लड लेकर के जाती है. तो बेसिकली उन आर्टरी की डिजीज को हम पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज बोलते हैं. होता क्या है इसमें कि जब हमारी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम ये जम जाता है, या हमारी आर्टरीज जो हैं नैरो हो जाती हैं, तो वो आर्टरी बॉडी के जिस भी पार्ट में जाकर के ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वहाँ की ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पर हमें सिम्पटम्स आते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पैरों की आर्टरी है और पैरों की आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम वगैरह जम गया, जिस तो पैरों में जब ब्लड जाना कम हो जाता है तो उसे पीएडी कहते हैं, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, और इसकी वजह से सिम्पटम्स आते हैं.
सेम यही चीज जब हार्ट में होता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। ब्रेन में जो आर्टरी जाती हैं, जब उनमें इस तरीके की चीज हो जाती है तो स्ट्रोक या पैरालिसिस जैसी कंडीशन होती है। तो ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, एंड दिस इज वेरी वेरी फेटल थिंग, काफी डेंजरस होता है। ओके, तो सर आपके हिसाब से किन्हें हो सकता है ये, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और किन्हें हो सकता है ये? ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज इज अनहेल्थी लाइफस्टाइल। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ओके। यही होता है। हम लोग हर साल 1 जनवरी को, मोस्ट ऑफ द पीपल 1 जन को ये एक प्रण लेते हैं कि भाई इस बार तो हम जिम जाएंगे और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, है ना। तो अनहेल्थी लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है इसका। हेरिडिटरी या जेनेटिक, ये बेसिकली जो है केवल 5% लोगों में ही इसका इफेक्ट होता है। लाइक ओके। बहुत से लोग जो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं पर उनमें भी इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, तो उनमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा जो है स्मोकिंग या टोबैको, टोबैको इन एनी फॉर्म, लाइक स्मोकिंग हो गया, टोबैको च्युइंग, गुटखा, पान मसाला वगैरह इन एनी फॉर्म, हुक्का वगैरह, टोबैको, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, एज के साथ भी ये चीज होती है। ओबेसिटी, जिसका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई जो है 30 के ऊपर हो, वो सारी चीजें। तो इन सब चीजों की वजह से पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज की संभावना हम्म। बढ़ती जाती है। ओके, तो सर क्या सिम्टम्स हैं इसके? राइट, सो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज तरह तरह से रिप्रेजेंट करती है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम इसका है क्लॉडिकेशन। हम्म। क्लॉडिकेशन का मतलब ये है कि पेशेंट जब चलता है या किसी भी टाइप में फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसको हिप पेन हो सकता है, थाई पेन हो सकता है, लेग में जो है शिन या जिसे हम पिंडली भी कहते हैं, वहां पर उसको दर्द होता है। क्लॉडिकेशन के अलावा हम्म। पैरों में जो है नर्वनेस हो सकता है, से हम्म। सुनपन भी कहते हैं, वीकनेस हो सकती है। हम्म। जब हम स्किन को टच करते हैं तो हमें प्रॉपर सेंसेशन या प्रॉपर सेंस फील नहीं होता है, हम्म। वो पैरों में वीकनेस। उसके अलावा जो है सिम्टम में पैरों की स्किन शाइनी हो सकती है, पैरों की स्किन का कलर चेंज होना, जैसे लाल होना फिर नीला हो जाना। उसके अलावा नॉन हीलिंग अल्सर जो होते हैं, स्पेशली टोर हमारे जो होते हैं, पैरों की हम्म। उंगलियां जो होती हैं उसमें 1 या 2 उंगली या पूरे ही पैर का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, हम्म। तो ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। ओके, और सर अगर किसी पेशेंट में मतलब कोई भी सिम्टम्स नहीं है हमें, तो भी हमें ये हो सकता है क्या? यस डेफिनेटली। बेसिकली होता क्या है कि हम्म। पीएडी, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, कई बार ये अननोटिस भी चली जाती है। हम्म। क्यों ऐसा होता है सिम्टम? बेसिकली जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा कि हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी अनहेल्दी है। जब हम चलते नहीं हैं, जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो ये चीज़ अननोटिस जाती है, क्योंकि जब हम चलेंगे ही नहीं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम्म। उस वक़्त हमें दर्द नहीं होगा, हम्म। क्लॉडिकेशन नहीं होगा, और जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो हमें हम्म। पता नहीं चलेगा। मोस्ट ऑफ द हम्म। लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल घरों के अंदर तक, जो अपार्टमेंट में रहते हैं, घरों के अंदर तक, या ऑफ़िस जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो भी जहाँ जा रहा है, बिल्कुल एंड तक जाकर के अपनी गाड़ी की पार्किंग करे। फिर अल्टीमेटली पेशेंट जब आता है तो हम्म। गैंग्रीन लेकर के आता है, नॉन हीलिंग अल्सर लेकर के आता है, फिर बोलता है कि साहब हम्म। ये तो जो है पकड़ में ही नहीं आई बीमारी, एकदम से ऐसा हमें हो गया। हम्म। इस वजह से कई बार सिम्पटम आए बिना भी पीएडी हो सकता है। ओके, तो सर जैसा कि आपने इसमें बताया कि पेन होता है, तो ये जो पेन हाँ, है इसको ऑर्थराइटिस भी समझ लेते होंगे पेशेंट्स कई बार। हाँ, एक्चुअली बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी का एक हम्म। अपना एक सिम्पटम होता है, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम बोलते हैं। तो हम्म। ऐसे ही पीएडी का भी सिम्पटम होता है। बट पेशेंट जो होता है, पेशेंट कई बार इसको आर्थराइटिस भी समझते हैं, हम्म। और कई बार लोगों को लगता है कि ये बैक का पेन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक अच्छे फिजिशियन के कॉन्टैक्ट में रहना। आप जब एक अच्छे फिजिशियन के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो वो आपको बताएगा कि ये जो है ये पेन आपके स्पाइन की वजह से है, या ये पेन आपके जॉइंट की वजह से है, या ये पेन किसी और वजह से है। हम्म। सो बेसिकली आर्थराइटिस का जो पेन होता है वो जॉइंट तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और हम्म। पीएटी का जो पेन होता है, मैंने आपको जैसे बताया पहले भी, कि ये मेनली जो है शिन या हम्म। काफ मसल जो होती है, पिंडली, उसमें हम्म। होता है, थाई में होता है, हिप में हो सकता जी। है।
जॉइंट को ये अफेक्ट नहीं करता है ज्यादातर। ओके, तो सर मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि पीएडी जो है इसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? ओके, तो पीएडी को डायग्नोस करने के लिए हमें अपनी पेरिफेरल पल्सेस जो होती हैं, अगर कोई आदमी स्वस्थ है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, तो उसे अपनी पेरिफेरल पल्सेस चेक करते रहना चाहिए। अगर उसे कुछ भी सिम्पटम लगता है, जैसे कि उसे लगता है कि भाई पैरों में भारीपन हो रहा है, सुन्नपन आ रहा है, हैवीनेस जैसे, या पैरों में जो है कुछ कलर चेंज हो रहा है, या मुझे जल्दी थकान हो जाती है, तो उसे अपनी पेरिफेरल पल्सेस चेक करते रहना चाहिए। और जनरली जब पीएडी डेवलप होता है, या जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं अपने, उनमें हमारी आर्टरीज जो है सख्त हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। उस वक़्त जो है पेरिफेरल पल्सेस फ़ील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट पर हैं, डॉक्टर के पास हैं, तो वो आपका बीपी टाइम-टाइम पर लेते रहते हैं, और डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्ट भी करते रहते हैं। तो एक अच्छे डॉक्टर होंगे, वो आपको बताएँगे कि भई आपको अपनी पल्सेस का एग्ज़ामिनेशन करते रहना है। जब आपको आपकी पल्स फ़ील ना हो, या कुछ भी अनइवन चीज़ लगती है, आप डॉक्टर के पास जाएँ, तो डॉक्टर, जैसे अपन हाथों में अपना ब्लड प्रेशर नापते हैं, ऐसे ही डॉक्टर जो है हाथों के अलावा पैरों में भी ब्लड प्रेशर नापते हैं। वो ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। अगर उस ब्लड प्रेशर में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, यानी कि एबीआई। तो एबीआई एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि आपको भी पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है। एबीआई के बाद आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं डॉक्टर कराने की। बहुत जगह आपने देखा होगा, लिखा रहता है, या हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, सीटी हमारे जहाँ पर होते हैं, अल्ट्रासाउंड जहाँ पर होता है, कलर डॉपलर। कलर डॉपलर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, जो आपको काफ़ी सारी जानकारी दे देती है कि भई किस आर्टरी में ब्लॉकेज है, अप्रॉक्सिमेटली कितना ब्लॉक है, सॉफ्ट प्लेक है, हार्ड प्लेक है, ये सारी जानकारी हमें कलर डॉपलर से मिल जाती है। फिर जब आगे आते हैं हम, तो कलर डॉपलर के बाद सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी को एक टाइप से गोल्ड स्टैंडर्ड चीज़ कहा जाता है, विदाउट एनी इंटरवेंशन, यानी कि बिना कोई प्रिक वगैरह किए, बिना किसी इंटरवेंशन के, जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, वो है सीटी एंजियोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि आप क्लिनिकली लेवल पर जो है पल्सेस चेक करके, एबीआई, कलर डॉपलर और सीटी एंजियोग्राफी, इन सब से आप पीएडी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ओके, और सर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं इसके लिए? राइट, ओके। सो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के लिए, लाइक अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में हमारे पास आता है, सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं। हम उन्हें बोलते हैं कि भई आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, डाइट जो है वो आप हेल्दी डाइट लें, और जो भी अगर जो चेंजेबल चीज़ें होती हैं, लाइक स्मोकिंग है, स्मोकिंग आराम से क्विट कर सकते हैं। ज़्यादा सॉल्ट है तो सॉल्ट फ्री या लेस सॉल्ट की डाइट ले सकते हैं, कम ऑयल ले सकते हैं। जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं, उनमें आता है जेनेटिक या जीन, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट बाकी और चीज़ें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक करते हैं। जो पेशेंट थोड़ा-सा एडवांस डिज़ीज़ में आते हैं, या मतलब थोड़ा-सा सिम्पटम के साथ में आते हैं, उन्हें हम कुछ मेडिकेशंस के द्वारा ठीक करते हैं, जिनमें मेनली स्पेशली एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं, लाइक खून पतला करने की दवाइयाँ, या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कम ब्लड सप्लाई में ही मांसपेशियों से काम करवा सकें। एंड फाइनली जब पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्पटम के साथ, या अल्सर के साथ, या एडवांस डिज़ीज़ के साथ आता है, तो हमारे पास काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जिनमें मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशंस हैं, लाइक एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है, तो एंजियोप्लास्टी के अलावा स्टेंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस उसमें रहते हैं, जिसमें पेशेंट को बिना किसी चीर-फाड़ के हम ठीक कर सकते हैं। एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, डे केयर बेसिस पर, यानी कि पेशेंट मॉर्निंग आता है, दिन में उसका प्रोसीजर होता है, और शाम को आराम से अपने घर पर जा सकता है। ओके, तो सर ये फुली क्योरेबल है? यस, डेफिनिटली। सो पीएडी जो है वो फुली क्यूरेबल डिजीज़ है एक बार। लाइक अगर पेशेंट को कुछ लाइक उसका एंजियोप्लास्टी है, प्लास्टी के बाद कुछ स्टेंटिंग वगैरह उसका हुआ है, उसके बाद हम पेशेंट को फ़ॉलो-अप पे रखते हैं। सो द फ़ॉलो-अप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब पेशेंट अगर डॉक्टर के पास प्रॉपर फ़ॉलो-अप नहीं हो रहा है पेशेंट का, तो वापस से वो चीज़ उस जगह पर तो नहीं होगी, पर हाँ, उसी लिप में ऊपर या नीचे किसी और साइड पर हो सकता है,
या वो चीजें जो है कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब में भी आराम से हो सकता है। तो फॉलोअप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और फॉलोअप में उसका रूटीन चेकअप, मेडिकेशंस वगैरह ये सारी चीजें रहती हैं। तो पेशेंट अगर प्रॉपर फॉलोअप करे डेफिनेटली क्यूरेबल डिजीज है, और आगे भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो इसका हम ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, तो क्योरेबल है सर, ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे सर ये भी जानना चाहूंगी कि पीएडी जो आप बता रहे हैं, अगर इसका जी। ट्रीटमेंट नहीं हो तो क्या होगा? ये थोड़ा सा दर्दनाक विषय है एक्चुअली, क्योंकि मान लीजिए कि अगर पीएडी को अनट्रीटेड छोड़ देते हैं जी। तो उस टाइम पर पेशेंट को जैसे जो भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं, पैरों की उंगलियां काली पड़ जाती हैं, उस कंडीशन में एक्चुअली पेशेंट का पैर या जो भी अंग है उसे काटना पड़ता है, जिसे हम एम्पुटेशन कहते हैं। तो पीएडी को कभी भी अनट्रीटेड नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी एक चीज है कि मान लीजिए पेशेंट को गैंग्रीन हो गया डेवलप, मान लीजिए पैर की किसी उंगली में डेवलप हो गया गैंग्रीन, तो पेशेंट के लिए इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से पेशेंट में क्या होता है कि वो डॉक्टर शॉपिंग या हॉस्पिटल शॉपिंग करते हैं। तो वो जो क्रिटिकल टाइम होता है, हम वो टाइम भी लॉस कर देते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो डिजीज और ज़्यादा स्पीड से बढ़ती जाती है, और जहाँ पर एक उँगली के सैक्रिफाइस से काम हो सकता था, उसकी जगह हमें कई बार पूरा पंजा, पूरा पैर, लेग या घुटने तक पैर उनका काटना पड़ता है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। आजकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस इतने अच्छे अवेलेबल हैं, जिसमें स्पेशली कुछ ड्रग कोटिंग बलून्स होते हैं, जिनमें हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, वहाँ से ड्रग ऑटोमेटिकली निकलता रहता है, और वो एरिया डिजीज फ्री रहता है। दूसरे ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट होते हैं, वो स्टेंट ड्रग डिलीवर करते रहते हैं ब्लड में, जिससे वापस ऐसी कोई चीज ना हो। तीसरा माइमेटिक स्टेंट आते हैं। माइमेटिक स्टेंट क्या होता है? दोज स्टेंट दे जस्ट बिहेव लाइक ब्लड वेसल, वो आर्टरी जैसा ही व्यवहार करते हैं बॉडी में आकर के। तो ये सारी चीजें डे केयर बेसिस पर होती हैं, और टाइम इज वेरी वेरी प्रीशियस एंड इम्पोर्टेंट थिंग। अगर किसी को पीएडी एक बार डायग्नोज हुआ है तो टाइम लॉस नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर के पास जाकर के, या फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो है उनके पास जाकर के इस चीज का इलाज करवाना चाहिए। ओके। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी को एडवांस्ड पीएडी ऑलरेडी है तो क्या एम्पुटेशन इकलौता ऑप्शन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पेशेंट को गैंग्रीन नहीं हुआ, जैसा मैंने आपको कहा इन्फेक्शन सेट नहीं हुआ है उसमें, तो हम पेशेंट को जो मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शंस होते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि एंजियोप्लास्टी वगैरह करके उनसे हम अच्छा कर सकते हैं पेशेंट को। ओके। पर टाइम फ्रेम अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा एक चीज मैं आपको बहुत एम्फसाइज करना चाहूंगा कि जब भी आपको पीएडी डायग्नोस होता है, तो सबसे पहले आप जिस भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, भले वो डायबिटोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, मेडिसिन वाले हो, फिजिशियन हो, जो भी डॉक्टर हैं, आप उनसे एक बार इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करने के लिए जरूर बोलें। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आज मॉडर्न साइंस की एक नई टेक्निक है, जिसमें हम मिनिमली इन्वेसिव तरीके से, बिना किसी चीर-फाड़ के टाँका लगाए, सुचड़ लगाए, मिनिमली इन्वेसिव तरीके से जस्ट एक पिन के द्वारा छेद करके और हम पूरा चीज़ का इलाज कर सकते हैं। आपको एडमिशन, आईसीयू वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें आपका हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है। मनी जो है, मॉनेटरी टर्म की बात करें तो आपका बिल काफ़ी कम बनता है। शरीर को मॉर्बिडिटी जो है, वो बहुत कम होती है, और आप जल्दी स्वस्थ होकर के जा सकते हैं। तो कई सारे एडवांस ऑप्शन है, जो मैंने आपको पहला जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया कि स्टेंट है, ड्रग कोटिंग बलून्स होते हैं, ड्रग माउंटेन, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट होते हैं, माइमेटिक स्टेंट होते हैं। तो ये सारी एडवांस टेक्निक से हम इलाज कर सकते हैं। नॉट ओनली एम्पुटेशन केवल और केवल एडवांस डिजीज में ही किया जाता है, जिसमें इन्फेक्शन सेट हो चुका है। तो अगर इन्फेक्शन सेट नहीं हुआ है, तो बिना एम्पुटेशन किए हम उस पीएडी को ठीक कर सकते हैं। ओके। तो सर किसी पेशेंट की आप सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, बट
एक जी, खास स्टोरी है। जी। मैं जब स्टार्टिंग में आया था जयपुर, अ, हुँ, मुंबई से हम लोग जी। हैं, तो मेरी पूरी टीम है इंटरनेशनल रेडियोलॉजी की यहाँ पर राजस्थान में। तो हुँ, हम लोग जब इनिशियली स्टार्टिंग में आए थे 2019 में, आई रिमेंबर, तो मुझे कुछ काम था और मैं काम से बाहर हुँ। जा रहा था, जयपुर एयरपोर्ट पर मैं था। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ शाम के 6 बजे मुझे कॉल आया हॉस्पिटल से कि सर हुँ, एक क्रिटिकल लिम्ब इश्कीमिया है। क्रिटिकल हुँ, लिम्ब इश्कीमिया का मतलब कि हम वो पैर लूज़ कर सकते हैं अगर आपने ठीक टाइम पर एंजियोप्लास्टी वगैरह नहीं किया तो। हुँ, 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 आई हुँ, गॉट कॉल और वो लेडी 42 ईयर ओल्ड लेडी थी। मैंने अपने टिकट कैंसल किए और मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल आया। अराउंड 6:30 पर हॉस्पिटल आ गया था और हुँ, पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन करने के बाद, उनका अटेंडेंट से बात करने के बाद, हुँ, हमने 7 हुँ, o'clock पर 7 पीएम पर हुँ, उनको अपने एंजियोग्राफिक सूट या कैथ लैब में लिया। मैं और मेरी टीम थे और 1 घंटे बाद हम लोग सक्सेसफुली हुँ, ट्रीट करके आ गए। एंड आप बिलीव कीजिए, जिस लेडी का जो है पैर कटने वाला था, उनको हमने पैर कटने से बचा लिया। सो ओह! जी, शी इज़ फाइन नाउ, अभी भी अच्छी हैं वो, जी, फ़ॉलो-अप पर हैं 2 साल से मेरे साथ में। जी। शी इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। वो थोड़ा-सा एक अमेज़िंग, इसकी वजह से मैं अमेज़िंग, याद करता हूँ। जी, जी, जी। अमेज़िंग सर, मतलब ऐसी स्टोरीज़ सुनकर तो लिटरली डॉक्टर भगवान है, वो वाली लाइन हमें डेफिनिटली याद आ जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपूर्वा जी।